गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जीएस पेपर वन पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और इसमें भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें आयाम हैं। संयुक्त परिवार है, बहुलतावाद है, जाति व्यवस्था है, त्योहार है, धर्म है। तो ये जो ट्रेडिशनल टॉपिक हैं ये तो हैं ही। इनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी, क्षेत्रीय समानता, वो महत्वपूर्ण है, वो पढ़नी है। और जो नए आयाम इस समय हमारे समाज में जुड़ रहे हैं, जो नई विकास हो रहे हैं, उनका समाज पे प्रभाव का विश्लेषण करना है। इस क्रम में मैं आज आपके साथ भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का भारतीय समाज पर प्रभाव का संक्षेप में एक आउटलाइन बना के आपको दूंगा कि एलपीजी प्रोसेस जो 91 से शुरू हुआ, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का, उसने भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित किया है। शॉर्ट में मैं पहले बता दूं कि एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन। इसका मतलब होता है देश के नियमों और कानूनों को उदार बनाना। जैसे हमने पहले जो सारे क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित थे उनको खोल दिया, संचार, ऊर्जा, परिवहन, ठीक इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का प्रवेश और नियमों को आसान बनाया, लेबर लॉस को, ठीक एमआरटीपी कानून को हटा करके कंपटीशन कमीशन ले आए। तो ये लिबरलाइजेशन है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि ओनरशिप को सरकार से प्राइवेट सेक्टर में देना। जैसे पहले सरकार के पास सारे अधिकतर क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण था, बीमा, बैंकिंग, ठीक दूरसंचार। तो धीरे धीरे सरकार ने इन क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी कम की, अपने जो लोक उपक्रम थे उनकी हिस्सेदारी धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को दी। जैसे कि विदेश संचार निगम लिमिटेड था, वो टाटा बीएसएनएल, वो टाटा को दे दिया गया 14,000 करोड़ में। तो ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है। प्राइवेटाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को कुछ लोग कहते हैं मुक्त व्यापार, लेकिन मुक्त व्यापार के साथ फ्री फ्लो ऑफ मैन, मटेरियल एंड नो हाउ। फिर से सुने, मैन, मटेरियल एंड नो हाउ। मैन यानी कि लेबर, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड, मैन, मटेरियल यानी कि संसाधन जो भी हैं, और फिर नो हाउ। नो हाउ का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। जैसे आईफोन आपकी अमेरिका की कंपनी बनाती है, वो टेक्निकल एक डिवाइस है, वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हो गया। निश्चित रूप से इसे हम कहते हैं कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन। कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन में एक कॉरपोरेट कंपनी, एक बड़ी कंपनी, एक बहुराष्ट्रीय निगम जो होता है वो एक पर्टिकुलर देश में होता है, लेकिन उसका व्यापार पूरे विश्व में फैला हुआ होता है, इसलिए इसको निगमित भूमंडलीकरण, कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा आज की डेट में इसके कई आयाम होंगे। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है आपका, और बहुत सारे आपके आइडियाज़ का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि मैन, मटेरियल एंड नो हाउ का फ्री फ्लो वर्ल्ड में होता है। इसी का एक दूसरा रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, जिसका उद्देश्य भी यही है कि वस्तुओं का और सेवाओं का अबाध व्यापार हो विश्व भर में। लेकिन ग्लोबलाइजेशन, और फिर दूसरी बात कि ग्लोबलाइजेशन कुछ लोग ये कहते हैं कि एक नई संकल्पना नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन अतीत से होता आ रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता में कई अन्य सभ्यताओं की मुद्राएं और सील मिलती थी। उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, या अन्य एशियाई देशों में अन्य जो यूरोपीय कंपनी, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन था, वो ट्रेड ग्लोबलाइजेशन था। और आज जो हो रहा है ये कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन एक नया आइडिया नहीं, भाई इसका रूप बदल गए, नए रूप में हमारे सामने है और ये हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है। निश्चित रूप से एक आर्थिक संकल्पना है, तो सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में ही है इसका। तो ध्यान से समझिएगा कि भारत के समाज पर एलपीजी प्रक्रिया का प्रभाव क्या हुआ है। 29th SC/ST कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे श्री PD शर्मा जी। उन्होंने ये बताया था कि भारतीय समाज द्विस्तरीय नहीं है, इसके दो टायर नहीं है, दो स्तरीय, बल्कि ये त्रिस्तरीय है। उन्होंने बताया था कि भारत को हम 3 स्तरों में बांटते हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तानवा। ये भोजपुरी शब्द है, हिंदुस्तान का अपभ्रंश हिंदुस्तानवा। तो इंडिया भारत का एलीट क्लास है, जिसमें करीब 5% लोग आते हैं और भारत की 45% से अधिक रिसोर्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें ठीक आपके सारे कॉरपोरेट
सारे आपके हाई प्रोफाइल जो बिजनेसमैन हैं वो, और करप्ट नेता और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें आते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत छोटा सा समूह है, हैंडफुल पीपुल जिनको हम कहते हैं, ये पूरे देश के संसाधनों का एक बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण करते हैं। ठीक, एलपीजी की प्रक्रिया ने इनको भी प्रभावित किया, कैसे वो बाद में बताऊंगा। भारत का, इस देश का मध्यम वर्ग है। ठीक, इसके पास संसाधन सीमित है लेकिन सपने असीमित हैं। और तीसरा जो वर्ग है हिंदुस्तानवा, वो भारत का आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसमें करीब आपका 40 to 45% पॉपुलेशन आती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। ठीक, सोशियो इकोनॉमिकली ये पूरा वर्ग जो है, इसमें आदिवासी, ठीक, पिछड़े, गरीब लोग आते हैं। तो इंडिया, भारत और हिंदुस्तान को एलपीजी की प्रक्रिया ने प्रभावित किया। इंडिया जैसी अर्थव्यवस्था 91 में खुली, हमारे विदेशी निवेश के अवसर खुले। इन लोगों के पास 1950 से 91 तक इन्होंने जमाखोरी से, लाइसेंस राज से पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था। जैसे निवेश के अवसर मिले, इन्होंने नई नई जगह निवेश किया और निवेश से इन्हें लाभ हुआ। तो ये जो इंडिया जो 5% लोग थे, उस एलपीजी की प्रोसेस से और धनी हो गए, संपन्न से अति संपन्न हो गए। ठीक, मतलब अगर आप पिछले 91 से लेकर के और अपने 25 तक देखेंगे तो भारत में असंख्य औद्योगिक क्लस्टर ऐसे उभरे हैं जिनका 91 से पहले कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, और आज उनकी जो वार्षिक जो पर एनुअल टर्नओवर है वो कई थाउजेंड्स करोड़ तक है, और ये सब 91 के बाद उभरे हैं। ये वही 5% लोग थे जिन्होंने भारत में के रिसोर्सों को 45% रिसोर्सों पर जिनका कब्जा था, और पहले भी और अब भी। तो जो भारत का संपन्न वर्ग था, एलीट क्लास था, इंडिया जिसको हम कहते हैं, वो लाभान्वित हुआ। मध्यम वर्ग भी लाभान्वित हुआ, क्योंकि जो उपभोक्ता क्रांति आई ग्लोबलाइजेशन के साथ, उसका सबसे बड़ा झंडा बरदार ये मध्यम वर्ग ही था। ठीक, ये सबसे बड़ा उपभोक्ता भी था, बल्कि ग्लोबलाइजेशन का ड्राइविंग फोर्स यही था। एलजी के प्रोडक्ट इसी ने लिए, ठीक है, और जितने भी सैमसंग के प्रोडक्ट इसी ने लिए, सोनी के प्रोडक्ट, जितने भी विदेशी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर, सबसे बड़ा उपभोक्ता ये भारतीय मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग ने परचेजिंग पावर भी थी, और धीरे धीरे जो और अवसर आए, आईटी बूम आई 91-90 के बाद, जो आईटी बूम आई, आईटी सेक्टर में जितने भी रोजगार के अवसर पैदा हुए, वाइट कॉलर रोजगार, वो भी मध्यम वर्ग को गए, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे, इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे इस मध्यम वर्ग के पास ही थे। ठीक, ये बी ग्रेड सिटीज़ में, लखनऊ में, आपके इंदौर में, आपके, ठीक है, देहरादून में, ऐसे छोटे शहरों में भी ये लोग, इन लोगों के बच्चे पढ़े थे, और बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिफिकेशन वाले बच्चे थे। तो देश के अंदर भी जो आईटी सेक्टर में जॉब पैदा हुई वो इनको मिले, और इनके ही कई बच्चे जो विदेशों में भी चले गए, अच्छे कई तो सिलिकॉन वैली में जाकर सेटल हो गए। तो भारत का मध्यम वर्ग भी प्रभावित हुआ, लाभान्वित हुआ, रोजगार की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुले, उनमें इस मध्यम वर्ग के लोगों ने ही अच्छे से अपना बिजनेस सेटअप किया, और उससे भी ये लाभान्वित हुए। लेकिन जो हिंदुस्तानवा है, जो भारत के समाज का एकदम कमजोर वर्ग है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इसमें सब तरह के, सब धर्मों के गरीब लोग, सब जातियों के गरीब लोग आते हैं। इसमें किसी जाति विशेष को या उन्हीं का आधार, सब जो भी गरीब हैं, जिनकी लैक ऑफ परचेसिंग पावर के कारण, ठीक, क्रय शक्ति के अभाव के कारण ये पिछड़ते चले गए। बल्कि कई जो आदिवासी क्षेत्रों में हमारे पीएसयूज थे, लोक उपक्रम थे, ठीक, वो लोक उपक्रम हमने स्थापित किए थे कि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के लिए, कि अगर वहाँ पे, ठीक है, जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में या रांची में, कहीं हटिया में, रांची के पास हटिया में कोई लोक उपक्रम हम स्थापित करते थे, तो उस लोक उपक्रम को स्थापित करने के पीछे ये आइडिया होता था कि इस लोक उपक्रम के लिए हमें जो आधारभूत संरचना चाहिए होगी, अगर हमने कोई कोयला संयंत्र वहाँ पे लगाए तो उस संयंत्र तक पहुँचने के लिए सड़कें बनानी पड़ेगी, वहाँ तक बिजली पहुँचानी पड़ेगी, वहाँ तक रेल कनेक्टिविटी पहुँचानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि वो उस एरिया के आसपास के, राउरकेला हो गया, हटिया, रांची हो गया, उस एरिया के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन तक रेल कनेक्टिविटी पहुँच जाएगी, पावर सप्लाई पहुँच जाएगी, सड़कें पहुँच जाएंगी। लेकिन जब विनिवेशीकरण हुआ, उदारीकरण के साथ विनिवेशीकरण हुआ, तो धीरे धीरे ये
जो जॉब थे लोकल एरियाज़ के या जो डेवलपमेंट का फिनोमिना था, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत बाधित हुआ। हालांकि नेशनल रोड हाईवे प्रोजेक्ट NHAI के आने से अब भारत में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है पहले की तुलना में, और रूरल रोड प्रोजेक्ट भी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वगैरह भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट फिर भी अभी भी अगर हमें 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ परचेजिंग पावर वाला एक वर्ग अभी है हमारे पास, बहुत बड़ा वर्ग है। तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के ये आर्थिक प्रभाव थे। सामाजिक प्रभाव था कि जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जिससे नई वाइट कॉलर जॉब खुले बेंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में, गुड़गांव में, नोएडा में। इससे क्या हुआ कि हमारा जो संयुक्त परिवार ढांचा था परंपरागत, वो धीरे धीरे बदल करके एकल परिवारों का रूप लेने लगा। क्योंकि छोटे शहरों में 2 फ्लैट कल्चर होती है और 2 फ्लैट कल्चर में आप पूरे संयुक्त परिवार को नहीं रख सकते। जो बेंगलोर में जॉब कर रहा है लड़का, ठीक है, माता पिता बिहार के किसी गांव में है या मध्य प्रदेश के किसी गांव में है, उनको अपने साथ रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 2 रूम फ्लैट का किराया 15-20 हज़ार रुपए। ठीक, तो अब वो बड़ा जो परिवार हुआ करता था, एक बेटे का जॉब लग गया बेंगलोर में, एक लोग लग गया गुड़गांव में, ठीक, गांव में रह गए माता पिता या कुछ और चचेरे ममेरे लोग। तो धीरे धीरे हमारी जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी, इस LPG की प्रक्रिया ने उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया। फिर संबंधों में एकाकीपन आने लगा। अब लोग आप देखिए कि किसी के घर में भी जाते थे पहले तो TV पे कोई सास बहू सीरियल आ रहा होता था, तो लोग बड़े ध्यान से उस सीरियल को देख रहे होते थे। कोई अतिथि आता, कोई गेस्ट आया हुआ है, हाँ, वो भी उससे भी एक्सपेक्ट करते थे कि हमसे बात करने की जगह इस सीरियल को ये देखे, उनका पसंदीदा सीरियल आ रहा था। उसके बाद तो मोबाइल फ़ोन आ गए। अब मोबाइल फ़ोन में तो हालत ये है कि माँ बच्चे से बात नहीं करना चाहती, बच्चा पापा से बात नहीं करना चाहता। तो इसने सोशल आइसोलेशन को बढ़ावा दिया है। ये कुछ इम्पैक्ट हैं LPG के, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक। और डिजिटल इम्पैक्ट में दूसरी वीडियो में आपको विश्लेषित करूंगा, लेकिन इसको आप ऐसे के में भी अपना यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से LPG की प्रक्रिया ने भारतीय समाज के 3 अलग अलग वर्गों को प्रभावित किया है, किसको पॉजिटिवली और किसको नेगेटिवली। हाँ देखिए, अंत में आपको कंक्लूजन तो हर क्वेश्चन का लिखना होता है, क्योंकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, पत्रकार नहीं। ध्यान रखिए, पत्रकार का काम समस्या उठाना होता है और प्रशासक का काम समस्या हल करना होता है। आपको समाधान भी बताना है कि कोई भी प्रक्रिया, चाहे LPG की प्रक्रिया, आज समय क्या हो सकता है, 51 में जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई थी, वो उस समय क्या हो सकता है कि उसके लिए आप किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दे सकते। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, तो कौन काम करता, कोयला उत्पादन कौन करता, सीमेंट कौन बनाता, रेल कौन चलाता। So that was the need of that time, and that policy was correct for that perspective, in that perspective. But today we are living in 21st century, and we have to open the doors for the global forces. ठीक, तो ये है कि ये LPG की प्रक्रिया तो न चाहते हुए भी एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, इसको आपको अपनाना ही पड़ेगा। बस हम ये कर सकते हैं कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो कम हो, विशेषकर आर्थिक इम्पैक्ट कम करें। और उसके लिए हो भी रहा, हमारा जो सोशल पॉलिसी नेटवर्क है उसका काफ़ी हमने इफेक्टिव बनाया है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, DBT हो, या महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए जो बहुत सारी योजनाएं सरकार लाई है, ठीक है। जैसे आयुष्मान योजना है कि 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क इलाज 5 लाख तक का दे दिया, या महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन, तो बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ले रही है और इसको और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि भूमंडलीकरण जनित जो प्रभाव हैं वो कम हो सकें। आप इसमें डिस्क्रिप्शन में हमने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको लिखने का जरूर प्रयास करिए। अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो मान के चलिए कि आप सफलता की दिशा में निरंतर बढ़ रहे हैं और आप टॉपर बनने की ओर अग्रसर हैं। थैंक यू।